स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों संगम अकादमी के YouTube चैनल में। मैं अमृत श्रीवास्तव एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि अभी तक मैंने आपको सारे टेंसेज पढ़ा दिया है। यह आज का टेंस बिल्कुल अंतिम टेंस है और इस टेंस के माध्यम से हमने आपको एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है कि इस टेंस के माध्यम से जो आप अभी तक टेंसेज को पढ़ करके आए हैं वह एक बार से फिर से रिकॉल हो जाए, फिर से वह आपको याद आ जाए, क्योंकि लैंग्वेज को पढ़ने के लिए यह बिल्कुल बेसिक टॉपिक होता है और टेंस का आना तो अनिवार्य है, अर्थात टेंस तो आपको आना ही चाहिए। देखिए आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली कोई भी वो भाषा हो उसमें आपको मुख्यतः टेंस पढ़ना अनिवार्य होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना अनिवार्य होता है। यानी किसी भी भाषा का जो मेन पार्ट होता है वह टेंस होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यानी टेंस का जब ज्ञान नहीं होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ सकते और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ सकते तो आप किसी भाषा को नहीं समझ सकते। इसलिए मेन जो पार्ट होता है किसी भी भाषा का टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो टेंस पर एक बार हमने आपको मेहनत करा दिया, एक बार हमने आपको ब्रीफ कर दिया ताकि आप यह न कह सके कि हमें टेंस नहीं आता, हमने टेंस नहीं पढ़ा है। आपको हमने थोड़ी सी ही बातें बताई है लेकिन टेंस पर हमने आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी है। अब इसको पढ़ करके आप लाभ लेते रहिए और इससे आप रिवीजन करते रहिए। खैर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग को स्टार्ट करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले आपको बताना शुरू करते हैं कि इसका पहचान क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को पहचान समझने की जरूरत है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान समझ लीजिए कि जब भविष्य में किए जाने वाले दो कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त होता है अथवा भविष्य में दिए गए एक निश्चित समय बिंदु से तुलना का भाव व्यक्त होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अर्थात फिर से सुन लीजिए कि जब हमें भविष्य में दिए गए दो कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त करना होता है या फिर भविष्य में दिए गए एक निश्चित समय बिंदु से तुलना का भाव व्यक्त होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पहचान आपके सामने है कि जब भविष्य में किए जाने वाले दो कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त होता है अथवा भविष्य में दिए गए एक निश्चित समय बिंदु से तुलना का भाव व्यक्त होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक बात स्पष्ट है कि समय से तुलना का भाव व्यक्त होना अनिवार्य है, यानी समय से तुलना का भाव व्यक्त होना चाहिए। जैसे जैसे कहा जाए वह पहले ही अपने मित्र को इस खतरे के बारे में जानकारी दे चुका होगा।
सेंटेंस है वो पहले ही अपने मित्र को इस खतरे के बारे में जानकारी दे चुका होगा। इस सेंटेंस में पहले ही आया है तो इस शब्द से स्पष्ट हो गया कि पहले ही मतलब कोई समय रहा होगा जिस समय से पहले ही अपने मित्र को इस खतरे के बारे में जानकारी दे चुका होगा। तो स्पष्ट हो गया कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। जैसे अगला एग्जांपल आइए देख लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका होगा। देखा जाए तो इस सेंटेंस में दो कार्य हुआ है। एक कार्य है डॉक्टर का आना और दूसरा कार्य है मरीज का दवा खाना। यानी डॉक्टर जिस समय आया उस समय से पहले ही मरीज दवा खा चुका होगा। यानी दोनों कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। यह सेंटेंस है वो पहले ही अपने मित्र को इस खतरे के बारे में जानकारी दे चुका होगा। यानी किसी निश्चित समय से तुलना का भाव व्यक्त हो रहा है तो इसको भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो इस प्रकार से पहचान आपको पता हो गया और पहचान यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है। आपको मैं यह बताते चलूं कि जिस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस हम लोगों को मिले थे। एक सेंटेंस था जिसमें केवल एक एक्शन हो रहा था और दूसरा टाइप था सेंटेंस का जिसमें दो एक्शन हो रहा था। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में भी दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। एक ऐसा प्रकार होगा जिसमें केवल एक एक्शन होगा। जैसे इस वाक्य को देखिए कि वह पहले ही अपने मित्र को इस खतरे के बारे में जानकारी दे चुका होगा। जानकारी देने का कार्य केवल हुआ है यानी एक एक्शन हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में दो एक्शन हुआ है, डॉक्टर के आने का भी और मरीज के दवा खाने का भी। यानी निश्चित रूप से फ्यूचर परफेक्ट में भी हम दो प्रकार से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए पहले हम दो चार ऐसे एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें केवल एक एक्शन हो रहा है। तो एक एक्शन वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए असर्टिव कंस्ट्रक्शन को हम जान लेते हैं। तो नोट कीजिए असर्टिव कंस्ट्रक्शन। और असर्टिव कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात आपको लिखना होगा विल अथवा शैल, और विल अथवा शैल के तुरंत पश्चात आपको लिखना होगा नॉट। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके तुरंत पश्चात हैव का प्रयोग करना होगा और हैव के तुरंत पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा का प्रयोग करना होगा और असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाना है। तो आइए इस कंस्ट्रक्शन को हम समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको पता है, विल और शैल का प्रयोग करना है। विल और शैल का भी यूज आपको पता है कि आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर शैल हैव हो जाएगा और आई तथा वी के अलावा से सभी के साथ विल का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर विल हैव का प्रयोग करना होगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी
कि आई वी के साथ शैल है और शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग हम करेंगे। और एक बात आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि सेंटेंस असर्टिव नेगेटिव हो जाए और हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है तो नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के तुरंत पश्चात करते हैं, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब के दूसरे या फिर तीसरे शब्द का प्रयोग हम करते हैं। इसलिए यहाँ स्पष्ट हो गया कि विल या शैल के तुरंत पश्चात नॉट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा, उसके पश्चात हैव का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा, वर्ब भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, एटसेट्रा भी पता है, यानी इस कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें सारी बातें आपको पता है। आपके सामने एग्जांपल है, इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। एग्जांपल है वो पहले ही अपने मित्र को इस खतरे के बारे में जानकारी दे चुका होगा। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा ही के अनुसार विल का प्रयोग करना होगा, नेगेटिव नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ही विल नॉट हैव लगाना होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, जानकारी देने के लिए इन्फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही विल नॉट, ही विल नॉट नहीं होना चाहिए, ही विल हैव इन्फॉर्म्ड, he will have informed। ऑब्जेक्ट लिखेंगे मेन वर्ब के पश्चात, ऑब्जेक्ट है अपने मित्र को। देखिए एक छोटी सी बात और भी मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ से पहले ही आया है, आपको हम बता चुके हैं कि पहले ही हम कहेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करने के लिए मैंने आपको बताया है कि मेन वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में आया है पहले ही, तो मेन वर्ब से पहले ऑलरेडी लगा दीजिए, या फिर आप चाहे तो पूरे सेंटेंस के अंत में बिफोर का प्रयोग कर लीजिए। तो हम पूरे सेंटेंस के अंत में बिफोर का प्रयोग कर लेते हैं तो हो जाएगा ही विल हैव इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड इस खतरे के बारे में, तो लिख लेंगे अबाउट दिस डेंजर, अबाउट दिस डेंजर। अंत में हम प्रयोग कर लेते हैं बिफोर और फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस बिल्कुल सही है, ही विल हैव इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड अबाउट दिस डेंजर बिफोर। अगर आप चाहें तो बिफोर को हटा दीजिए, इन्फॉर्म से पहले ऑलरेडी का प्रयोग कर लीजिए, तब भी सेंटेंस सही है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है भारत 2050 तक आत्मनिर्भर हो चुका होगा। भारत 2050 तक आत्मनिर्भर हो चुका होगा। इसमें भी एक टाइम से कंपैरिजन हो रहा है कि भारत 2050 तक आत्मनिर्भर हो चुका होगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा इंडिया, इंडिया के अनुसार विल हैव का प्रयोग करना होगा, तो विल हैव का प्रयोग कर लेंगे, नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं लगाना होगा। और मेन वर्ब से पहले हमें ऑलरेडी लगाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया नहीं है 2050 तक, तो टाइम को हम अंत में प्रयोग कर लेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इंडिया विल हैव आत्मनिर्भर हो चुका होगा, होने के लिए बी का प्रयोग करते हैं, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। क्या होने की बात हो रही है? आत्मनिर्भर, तो हो जाएगा सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। और 2050 तक टाइम दिया है, तब के लिए बाई लगा लीजिए, तब भी सही।
और टिल लगा लीजिए तब भी सही 2050। और सेंटेंस बिल्कुल सही है। इंडिया विल हैव बीन सेल्फ डिपेंडेंट बाय या टिल 2050। आगे हम बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ अगले दशक के अंत तक, अगले दशक के अंत तक आतंकवाद को विश्व से समाप्त कर चुका होगा। विश्व से समाप्त कर चुका होगा। सेंटेंस हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ अगले दशक के अंत तक आतंकवाद को विश्व से समाप्त कर चुका होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन विल हैव, निगेटिव नहीं है, नॉट नहीं लगाएंगे, विल है समाप्त करना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। समाप्त करने के लिए एबोलिश का प्रयोग कर लीजिए या एलिमिनेटेड का प्रयोग कर लीजिए। तो हम लिख लेते हैं एबोलिश। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या समाप्त करने की बात हो रही है? एबोलिश टेररिज्म, टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द वर्ल्ड। और टाइम दिया हुआ है अगले दशक के अंत तक, तक के लिए फिर बाई लिख लीजिए या टिल लिख लीजिए तब भी सही, टिल द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड, नेक्स्ट डिकेड। और सेंटेंस यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको असर्टिव कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और एक WH का इंट्रोगेटिव होता है। अगर सेंटेंस WH का इंट्रोगेटिव होगा तो हमें सबसे पहले WH का प्रयोग करना होगा। WH का प्रयोग करने के पश्चात हमें will अथवा shall का प्रयोग करना होगा और will अथवा shall का प्रयोग करने के पश्चात सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के पश्चात हमें नॉट लगाना होगा अगर नेगेटिव है तो, और नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। उसके पश्चात हैव लिखिए, हैव के पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा का प्रयोग करना होगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंटरोगेटिव मार्क लगाते हैं। यह आपको जानकारी है। तो इस प्रकार से आपको इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन मिल गया। इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें आपको पता है। आइए एग्जांपल हम समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या वह अधिकारी पहले ही इस क्षेत्र के गरीब लोगों को, इस क्षेत्र के गरीब लोगों को
कर से नहीं मुक्त कर चुका होगा, कर से नहीं मुक्त कर चुका होगा। सिंपल इंटरोगेटिव का एग्जांपल है तो विल अथवा शैल से आरंभ करना होगा। सेंटेंस में आया है पहले ही, इसके लिए ऑलरेडी का प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा विल दैट ऑफिशियल। नेगेटिव होने के कारण नॉट लगाना है और उसके पश्चात हैव का प्रयोग करना होगा। हैव के पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब है मुक्त करना, मुक्त करने के लिए एग्जेम्प्ट का थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। किसको मुक्त करने की बात हो रही है? इस क्षेत्र के गरीब लोगों को, तो हो जाएगा एग्जेम्प्टेड द पुअर लिख लीजिए तब भी सही, या द पुअर पीपुल लिख लेते हैं तब भी सही। द पुअर पीपुल ऑफ दिस एरिया, of this area from tax, from tax। और exempted से पहले ऑलरेडी का प्रयोग आपने नहीं किया तो अंत में बिफोर का प्रयोग कर लीजिए, सेंटेंस का भी सही। या आप चाहें तो बिफोर का प्रयोग न करके exempted से पहले ऑलरेडी लगा लीजिए तब भी सेंटेंस सही हो। आइए हम अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल है क्या? हम अगले वर्ष के अंत तक, क्या हम अगले वर्ष के अंत तक अपने माता पिता के सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर चुके होंगे, पूरा नहीं कर चुके होंगे। क्या हम अगले वर्ष के अंत तक अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर चुके होंगे? यह भी सिंपल इंटरोगेटिव का एग्जांपल है। सब्जेक्ट है वी, वी के अनुसार शैल का प्रयोग करना होगा तो हो जाएगा शैल वी। नेगेटिव है नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हैव। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फुलफिल। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है अपने माता पिता के सपनों को तो हो जाएगा फुलफिल आवर पेरेंट्स ड्रीम्स, और पेरेंट्स ड्रीम्स। याद आप रखेंगे, आपको यह बात बताया गया है, मैं पहले भी यह बात बता चुका हूं कि जिस शब्द का अंतिम लेटर एस रहता है उसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना होता है का, के, की का सेंस देने के लिए। माता पिता के सपनों को, तो माता पिता के का सेंस देने के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जिस शब्द का अंतिम लेटर एस होता है उसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो पेरेंट्स का अंतिम लेटर एस है, केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। पेरेंट्स ड्रीम्स अगले वर्ष के अंत तक के लिए बाई लगा लीजिए या टिल लगा लीजिए, दोनों में से चाहे जो लगा लीजिए, बाई या टिल। द एंड ऑफ, the end of the next year। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव मार्क लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको बात
अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। अगला एग्जांपल है संगम अकादमी के छात्र अभी तक अपने जीवन के उद्देश्य को संगम अकादमी के छात्र अभी तक अपने जीवन के उद्देश्य को अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे निर्धारित कर चुके होंगे। कैसे निर्धारित कर चुके होंगे। पढ़ने से स्पष्ट है कि WH का इंटरोगेटिव है, तो WH का इंटरोगेटिव होने के लिए सबसे पहले हमें WH लिखना होगा। हाउ सब्जेक्ट है संगम अकादमी के छात्र, तो इसके लिए विल का प्रयोग करेंगे। हाउ विल द स्टूडेंट्स ऑफ संगम अकादमी नॉट नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा, हैव का प्रयोग करना होगा। हैव के पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब है इसमें निर्धारित करना, निर्धारित करने के लिए डिटरमाइन का प्रयोग कर लेते हैं या डिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा डिटरमाइन अपने जीवन के उद्देश्य को। द एम ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, टिल नाउ। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव मार्क लगा लेंगे। इस प्रकार से आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऐसे सेंटेंसेस को समझ लिया जिसमें केवल एक एक्शन हो रहा है। आइए हम कुछ ऐसे एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें दो एक्शन हो, तो दो एक्शन वाले वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए रूल समझ लीजिए, इसके लिए नियम को समझ लेते हैं। अगर सेंटेंस में दो एक्शन होता है तो दो एक्शन वाले वाक्यों को हम बनाने के लिए दो टेंसेस का प्रयोग करते हैं। और याद रखना होगा आपको कि नियम कहता है, रूल कहता है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उस पहले वाले एक्शन को फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने आपको बता दिया। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका होगा। देखिए इस सेंटेंस में दो एक्शन हुआ है, एक है डॉक्टर का आना और दूसरा एक्शन है मरीज का दवा खाना। दो एक्शन हुआ है, दो कार्य हुआ है, तो दोनों एक्शन को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में बिफोर
का प्रयोग हुआ है, पहले ही आया है। और एक बात याद रखेंगे कि दो एक्शन होगा तो दो क्लासेस का प्रयोग करना होगा। और क्लास का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा और वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बनेगा, तभी वह क्लास होगा। तो इस वाक्य में दो एक्शन हुआ है मतलब दो क्लास है। अब नियम मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको पहचान करना होगा कि जो एक्शन पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और जो एक्शन बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो अब हमारे सामने यह समस्या आ गई कि हमें पहचान करने आना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। तो आइए हम पढ़ करके समझते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका होगा। स्पष्ट है कि डॉक्टर जिस समय आया उससे पहले मरीज दवा खा चुका था, दवा खा चुका होगा, यानी यह फर्स्ट वर्क है। और फर्स्ट वर्क है अर्थात इसको आप फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यह फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और यह सेकेंड एक्शन है और सेकेंड एक्शन है अर्थात यह बाद में हुआ है और बाद में यह एक्शन हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाएंगे, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होगा। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करते समय कंजंक्शन के बाद वाला जो क्लास होगा उसको ट्रांसलेट करके हम पहले लिखेंगे, चाहे उसका कार्य पहले समाप्त हुआ हो चाहे उसका कार्य बाद में समाप्त हुआ हो। वह पहले समाप्त होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और बाद में समाप्त होगा तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और डॉक्टर के आने का कार्य बाद में हुआ है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना करके इसको बाद में लिखना होगा। तो यह बात आप याद रखेंगे कि कंजंक्शन के बाद वाले क्लास को ट्रांसलेट करके पहले लिखना होगा और कंजंक्शन के पहले वाले क्लास को ट्रांसलेट करके बाद में लिखना होगा। लेकिन इससे पहले आपको यह सही सही पहचान करना होगा कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। खैर, अगर इसको पहचान करने में कोई समस्या होती है कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है, तो इसके लिए एक और भी तरीका है, वह तरीका मैं बता देता हूं। लेकिन इससे पहले अगर सपोज दैट इसी सेंटेंस को इस प्रकार से लिख दिया जाए, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा नहीं खा चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा नहीं खा चुका होगा। इसमें भी तो कार्य हुआ है डॉक्टर के आने का और मरीज दवा नहीं खा चुका होगा या नहीं खाया होगा। तो इसको हम पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है। अगर आपको यह लगता होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा नहीं खा चुका होगा, यानी डॉक्टर के आने का कार्य गलत पहले हुआ है, तो यह सही नहीं है, गलत है। यह भी बात आप याद रखेंगे कि जब आप पहचान करेंगे तो पहचान करते समय कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है, पहचान करते समय नेगेटिव वर्ड आए या कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आए तो हम इंटेरोगेटिव वर्ड को या नेगेटिव वर्ड को छुपा लेते हैं, उसके बाद पहचान करते हैं। नहीं शब्द को छुपा लीजिए, अब पहचान कीजिए, तो हो जाएगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका होगा, यानी स्पष्ट है कि मरीज के दवा के खाने का कार्य पहले हुआ है। तो इसको हम
फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और यह कार्य बाद में हुआ है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब बात की बात है कि यह नेगेटिव है तो फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में बना देंगे, यानी इसको हम फ्यूचर के परफेक्ट के नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में बना देंगे और इसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। लेकिन यह बात आप याद रखेंगे कि ट्रांसलेट करते समय हम पहले वाले क्लास को बाद में लिखेंगे और बाद वाले क्लास को पहले लिखेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। लेकिन आपको मैं एक और भी छोटी सी बात याद दिला देता हूं कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो यह दूसरा तरीका जान लीजिए, दूसरे तरीके से पहचान कीजिएगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यह याद कर लीजिए कि अगर कंजंक्शन के रूप में बिफोर आ जाता है, अगर कंजंक्शन के रूप में बिफोर आ जाता है तो बाद वाले क्लास को तो पहले आपको लिखना ही होगा, लेकिन बाद वाले क्लास को पहले लिखना होगा फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में और इसके पश्चात कंजंक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग कर लेंगे और बिफोर का प्रयोग करने के पश्चात पहले वाला जो क्लास होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाकर बाद में लिखना होगा। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बना लीजिए और इसको बाद में लिख लीजिए। तो फिर से समझ लीजिए कि अगर बिफोर आता है कंजंक्शन ग्रुप में तो बाद वाले क्लास को पहले फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और पहले वाले क्लास को बाद में लिखेंगे, लेकिन प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाकर लिखेंगे। सेंटेंस चाहे असर्टिव होता है तो चाहे इंटरोगेटिव होता है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और यदि कंजंक्शन के रूप में आफ्टर का प्रयोग होता है, आफ्टर आ जाता है तो बाद वाले क्लास को तो हमें पहले लिखना ही होगा, लेकिन बाद वाले क्लास को हमें पहले लिखना होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाकर। बाद वाले क्लास को हमें पहले लिखना होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाकर। इसके पश्चात कंजंक्शन के रूप में आफ्टर का प्रयोग कर लेंगे और कंजंक्शन के पश्चात जो पहले वाला क्लास होगा उसको बाद में हम लिखेंगे, लेकिन बाद में हमें लिखना होगा फ्यूचर के परफेक्ट में बनाकर। यह बात आपको फॉलो करना है। सेंटेंस चाहे असर्टिव फॉर्म में आ जाए, चाहे इंटरोगेटिव फॉर्म में आ जाए, चाहे जिस फॉर्म में रहेगा, हमें यह बात फॉलो करना है कि बाद वाले क्लास को पहले और पहले वाले क्लास को बाद में लिखना होगा। लेकिन बिफोर आता है तो बाद वाले क्लास को पहले फ्यूचर परफेक्ट में और पहले वाले क्लास को बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यदि आफ्टर आता है तो बाद वाले क्लास को पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पहले वाले क्लास को बाद में फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में बनाकर लिखना होगा। लेकिन बाद वाले क्लास को पहले और पहले वाले क्लास को बाद में लिखना होता है। यह बात केवल इसी दो कंडीशन में अप्लाई होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, पहले वाले क्लास को बाद में, बाद वाले क्लास को पहले लिखना होगा केवल इस दो कंडीशन में। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन जो होगा उस कंडीशन में जो क्लास जहां पर होगा उसको वहीं पर बनाएंगे। और अगला कंडीशन है कि अगर कंजंक्शन के रूप में व्हेन आ जाता है और वाक्य को व्हेन से आरंभ करते हैं तो व्हेन से जुड़े हुए क्लास को प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जो व्हेन से जुड़ा होगा क्लास उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और जो व्हेन से नहीं जुड़ा होगा यानी जो प्रिंसिपल क्लास होगा उसको हम फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। यह बात आप याद रखेंगे। लेकिन एक और भी छोटी सी बात मैं आपको याद दिला दूं कि आपको हमने बहुत पहले ही क्लास के टाइम पे बताया होगा कि यदि कोई वाक्य किसी कंजंक्शन से आरंभ होता है तो अगले क्लास को जोड़ने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कंजंक्शन दो क्लासेस के इन बिटवीन आ जाए तो हमें कॉमा का प्रयोग नहीं करना होगा। अर्थात स्पष्ट है कि आप चाहें तो प्रिंसिपल क्लास को पहले प्रयोग कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्लास को पहले फ्यूचर के परफेक्ट में बनाकर लिख सकते हैं और इसके पश्चात कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग कर लेंगे और व्हेन से जुड़े हुए क्लास को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाकर के लिखना होगा। तो जो व्हेन से जुड़ा हुआ क्लास है
उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में बना करके लिखेंगे। इस प्रकार से यह 3 कंस्ट्रक्शन है फ्यूचर के परफेक्ट में, और यह तीनों कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया गया, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए हम इस कंस्ट्रक्शन पर 2-4 एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको पहला एग्जांपल दिख रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका होगा, तो स्पष्ट है कि बिफोर का नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बाद वाले क्लास को हमें लिखना होगा फ्यूचर के परफेक्ट में बनाकर, और पहले वाले क्लास को बाद में लिखना होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाकर। तो बाद वाला क्लास है मरीज दवा खा चुका होगा, फ्यूचर के परफेक्ट में आइए हम बनाते हैं, तो हो जाएगा द पेशेंट विल हैव का प्रयोग करना होगा। विल हैव दवा को खाने के लिए आप टेकन लगाइए तब भी सही, लेकिन स्पेशली यूज किया जाता है स्वैलो, तो स्वैलो का प्रयोग कर लेंगे। द पेशेंट विल हैव स्वैलो मेडिसिन बिफोर का प्रयोग कीजिए कंजंक्शन के रूप में, बिफोर। और डॉक्टर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान करके आपको बनाना होगा बिफोर द डॉक्टर कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और बिल्कुल यह सही है। द पेशेंट विल हैव स्वैलोड मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर कम्स। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है वर्षा आरंभ होने से पहले। वर्षा आरंभ होने से पहले किसान अपने खेतों में बीज बो चुके होंगे, बीज बो चुके होंगे। तो अगला एग्जांपल है वर्षा आरंभ होने से पहले किसान अपने खेतों में बीज बो चुके होंगे। यहाँ भी बिफोर का कंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है। बाद वाले क्लास को पहले हम फ्यूचर के परफेक्ट में बनाएंगे, तो बाद वाला क्लास है किसान अपने खेतों में बीज बो चुके होंगे, तो हो जाएगा द फार्मर्स विल हैव। सो मतलब होता है बोना, सोड हो जाएगा, सोड सीड्स इन देयर फील्ड्स। कंजंक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग कर लेंगे। बिफोर वर्षा आरंभ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे बिफोर द रेन स्टार्ट्स। बिफोर द रेन स्टार्ट्स लिखिए तब भी सही, या चाहे तो इसके जगह पर लिख सकते हैं इट स्टार्ट्स रेनिंग। इट स्टार्ट्स रेनिंग लिखिए तब भी सही है, या द रेन स्टार्ट्स लिखिए तब भी सही है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर दो प्रकार से दो एक्शन वाले सेंटेंसेस आएंगे, तो दो एक्शन वाले सेंटेंसेस को आप आसानी से बना लेंगे। आइए अगला एग्जांपल हम समझते हैं।
अगला एग्जांपल है अध्यापक के आने के पश्चात छात्र कक्षा में शोर नहीं किए होंगे। कक्षा में शोर नहीं किए होंगे। यहां पर स्पष्ट है कि कंजंक्शन के रूप में आफ्टर आया है। आफ्टर के कंडीशन में बाद वाले क्लास को पहले बनाएंगे लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और पहले वाले क्लास को बाद में बनाएंगे लेकिन फ्यूचर के परफेक्ट में बनाएंगे। तो छात्र कक्षा में शोर नहीं किए होंगे, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, डू नॉट का प्रयोग करना होगा। द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज, make a noise in the class after अध्यापक आए होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर विल हैव, द टीचर विल हैव कम। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। आइए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल है जब हम वहां पहुंचेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे तो सभी लोग खाना खा चुके होंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो सभी लोग खाना खा चुके होंगे। यहां पर वेन का कंडीशन अप्लाई हो रहा है। आपको अभी मैंने बताया है कि वेन से अगर वाक्य को आरंभ करेंगे तो वेन से जुड़े हुए क्लास को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो प्रिंसिपल क्लास होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा वेन वी रीच देयर, वेन वी रीच देयर सभी लोग खाना खा चुके होंगे तो हो जाएगा ऑल द पीपल विल हैव ईटेन फूड या टेकन फूड या हैड फूड का प्रयोग आप कर सकते हैं। ईटेन या टेकन फूड, और बिल्कुल यह सही है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। दूसरा प्रकार हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास को पहले कर दीजिए, ऑल द पीपल will have had या eaten या taken। food after when we reach there, we reach there। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर ऐसे सेंटेंस आए जिसमें दो एक्शन होगा तो दो एक्शन वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम दो टेंसेस का प्रयोग करेंगे। अगर इनका इंटरोगेटिव
प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर देंगे। अगर WH इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ जाए तो WH इंट्रोगेटिव का कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर देंगे, और इंट्रोगेटिव हो चाहे सिंपल इंट्रोगेटिव चाहे WH का इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन तो आपको बताया ही गया है। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया होगा, और आज इतना ही रहने देते हैं। इस प्रकार से टेंस की बात समाप्त हो गई, और आगे हम आएंगे अगले टॉपिक को लेकर। आगे हम मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। टेंस की बात आज हमने समाप्त कर दिया, और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।